नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और जैसा कि आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा, डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी को, वो अपनी हिंदी के प्रति जो उनका प्रेम था और उसकी जो कहानी लेकर चले, वो कितनी इंटरेस्टिंग थी कि मेरे को उन्होंने सवाल करने का मौका ही नहीं दिया और ना ही मैं सवाल कर पाया। तो अब ये उसकी दूसरी कड़ी आपके सामने पेश है, जिसमें विमलेश जी अपने बुल्गारिया के कुछ अनोखे और बड़े चटपटे अनुभवों का हमारे साथ उनको शेयर करेंगे। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। तो आपने जहाँ पर अपनी कहानी पिछले एपिसोड में खत्म करी थी, उसको अब ब्रीफली आगे बढ़ाइए ताकि मैं आपसे कुछ सवाल कर सकूँ। ठीक है। तो राजीव जी, जब उन्होंने पुस्तक के लिए मुझसे कहा तो मेरे मन में सवाल उठा कि मुझे बल्गारियन तो आती नहीं है और पुस्तक लिखनी है बल्गारिया वालों के लिए, तो कैसे हो। तो जो जितने विकसित देश हैं उन सब देशों में शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी भाषा होती है। मुझे लगता है कि अविकसित और या विकासशील तथा विकसित देशों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो भी विकसित देश हैं वहाँ शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी भाषा होती है, चाहे देश छोटा हो या बड़ा। बल्गारिया ऐसा छोटा सा देश पूर्वी यूरोप में, वहाँ यदि आप किसी विषय का किसी स्तर पर अध्ययन करना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, गणित में, किसी में, तो आपको पहले बल्गारियन सीखनी होगी, क्योंकि उस शिक्षा का माध्यम बल्गारियन भाषा ही होगा। यहाँ पर डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि विकसित देशों की एक खासियत ये होती है कि वो सारा अपना शिक्षा का या बातचीत का या व्यवसाय का सारा जो काम है अपनी भाषा में करते हैं। तो यहाँ पर मेरा सवाल है आपसे, भारत के लिए, भारत का नाम भी पहले हिंदुस्तान कहते थे, अब भारत कहते हैं। तो आप ये बताइए कि भारत के पीछे पिछड़ा रहने के पीछे क्या ये भी एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा सवाल है? राजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस देश में शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी भाषा नहीं होती, वो देश विकास के चरम उत्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। मुझे याद आता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सत्यप्रकाश जो थे, वो रसायन शास्त्र पढ़ाते थे। खद्दर का कुर्ता, धोती, टोपी और चप्पल पहन करके वो रसायन शास्त्र पढ़ाने आते थे। उन्होंने रसायन शास्त्री होते हुए भी हिंदी पर बहुत पुस्तकें लिखी हैं। हिंदी का बहुत बड़ा कोर्स जो है वो प्रोफेसर सत्यप्रकाश और डॉक्टर बलभद्र प्रसाद मिश्र का है, जबकि सत्यप्रकाश जो थे रसायन शास्त्री थे, हिंदी के भाषा वैज्ञानिक नहीं थे। अच्छा। उनसे वाइस चांसलर ने कहा कि आप रसायन शास्त्र जो है अंग्रेजी में क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कही जाती थी। सारे अच्छा। आईएएस के विद्यार्थी वहीं पढ़ने आते थे और वहीं से जाते थे, पढ़ करके आईएएस बनते थे। अच्छा। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप इनको अंग्रेजी में क्यों नहीं पढ़ाते। तो उन्होंने कहा, मैं इनको पढ़ाता नहीं, मैं इनको समझाता हूँ, और समझ अपनी भाषा में ही आता है। बिल्कुल ठीक बात। ये बहुत बड़ी बात सत्यप्रकाश जी ने कही, जो मुझे आज तक याद है। अ, वो ऐसे व्यक्ति थे, रसायन शास्त्र में उनका कोई सानी नहीं, और अच्छा। हिंदी पर उन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इतने बड़े शब्दकोश लिखे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि देश की शिक्षा की भाषा देश की भाषा हो। ये हाँ, हाँ। हमारा दुर्भाग्य है हुँ, हुँ। कि आपने जैसे अंग्रेजी कहा। भाषा होने से देश हुँ, का जो देश की जो उत्तम प्रतिभा है वो उसमें प्रविष्टि ही नहीं हो पाती, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता। बिल्कुल वो ठीक है। अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते उसका सारा जीवन बीत जाता है, ना उसको अंग्रेजी आती है और ना उसको विषय आता है। मुझे आपने तो एक बात। अंग्रेजी राजीव जी, मुझे तो अंग्रेजी अंग्रेजों ने पढ़ाई। हाँ, मैं यूं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ अंग्रेज पढ़ाया करते थे, और मुझे अंग्रेजी पर आज तक अधिकार नहीं हुआ। हाँ।
अच्छा, आपने इसके जैसे लिए एक मेरी बात की बोली, बातें आपने एक बात बोली कि शिक्षा का माध्यम देश की भाषा होनी चाहिए, है ना? देश की अपनी भाषा होनी चाहिए। अपनी भाषा होनी चाहिए। एक बात, मेरा एक आपसे सवाल है कि आज की तारीख में आप तो इतने अनुभवी हैं, आप शायद बेहतर बता पाएंगे। मेरा एक सवाल है कि हमारे देश में आ, ये मान के चलिए कि ज्यादातर जो हिंदी भाषी राज्य हैं उसके हम्म, 99% जो हम्म, पब्लिक स्कूल्स हैं हम्म, उनके बच्चों को हिंदी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और उनको हिंदी में अगर गिनती लिखने के लिए बोल दिया जाए 1 से 100 तक, तो उनको 59, 69 या 68 या 79 का फर्क नहीं मालूम। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी आप। तो मतलब उस जरूरी है, देश को आप सोच सकते हैं क्या तरक्की कर पाएगा क्या? अगर राजनीति की बातें मैं नहीं समझता, जी। लेकिन शिक्षा की बातें मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जी। 84 वर्ष से मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही हूँ, कभी पढ़ रहा हूँ, कभी पढ़ा रहा हूँ। मैंने भाषा विज्ञान अंग्रेजी में पढ़ा। हम्म। पढ़ाने के लिए अंग्रेजी में मुझे भाषा विज्ञान आसान लगता है, क्योंकि जो मैंने रटा रटाया है वो वैसे ही बता सकता हूँ। जी। लेकिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा वो। अगर उसी चीज को मैं हिंदी में समझाऊं अपने विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थी समझेंगे, उसका उपयोग कर सकते हैं। जी। इसीलिए मैंने जीवन भर भाषा विज्ञान अंग्रेजी में मेरे लिए सरल होते हुए मैंने हिंदी में पढ़ाया उनको। और सारे विद्यार्थी जो मेरे हिंदी के हैं, एमए के, उनको भाषा विज्ञान जितना मैंने पढ़ाया है, मुझे विश्वास है कि उनकी भाषा विज्ञान में रुचि तो बढ़ी ही, वो भाषा विज्ञान समझे भी ठीक से। अच्छा, आपसे एक सवाल है, आपसे सवाल है कि आपने कहीं ये भी बोला था कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको आपके पढ़ाए हुए छात्र मिल जाते हैं जो उच्च पदों पर हैं और सफल व्यक्ति हैं। तो जी, आपका जो अनुभव है, आपने बुल्गारिया में भी हिंदी को एक बहुत प्रेम भरी भाषा बना दिया। तो आपका इस मेरे सवाल पर भारत के लिए क्या सजेशन है, क्या मेरे राय? लिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने राजीव जी। मैं सोचता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात सारे देश में पहुंचेगी जी। कि किसी भी विकसित देश की सबसे बड़ी पहचान शिक्षा का माध्यम उसकी अपनी भाषा है। जी। जो जिन देशों में जो गुलाम रहे हैं, उनकी भाषा सत्ता की भाषा रही है, जिसके वो अधीन रहे हैं, और वो कभी भी विकसित देश की श्रेणी में आने में उनको बहुत समय लगेगा। हमको ये मोह छोड़ना चाहिए। ये बहुत अजीब सी बात है कि भारतीय संविधान सभा में जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, उसके साथ ये कह दिया गया कि 15 साल में अंग्रेजी के रहने से तब तक हिंदी योग्य भाषा, समर्थ भाषा बन जाएगी। ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ ये मान लिया गया कि अंग्रेजी से हिंदी कम है, हिंदी अयोग्य है हम्म। उसकी उसके लिए। ये बात सही नहीं है। डॉक्टर रघुवीर, जो बहुत बड़े भारत विद्या शास्त्री थे, उन्होंने जो कोश बनाया, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, उस समय बनाया, आज से 60-70 साल पहले, वो आज भी एक आदर्श कोश पारिभाषिक शब्दावली के लिए प्रयुक्त हो रहा है। हम्म। जहां जहां शब्दावली आयोग के गोष्ठियां होती हैं नए शब्दों के गढ़ने के लिए, उसमें मैं रहा हूं, और मैंने ये देखा है कि संस्कृत के अलावा किसी नई भाषा में शब्द चुनना वो उपयुक्त हो नहीं पाता। संस्कृत इतनी समर्थ है, हमारी भाषाएं, कि संस्कृत का आधार लेने से बहुत से शब्दों को गढ़ने में सुविधा होती है, और वे सारे शब्द जो हैं भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। और जब हम विदेशी भाषा शब्द ले लेते हैं, तो बिल्कुल नया शब्द होता है, नई संकल्पना होती है, संकल्पना के बारे में उनको पता नहीं होता। हम्म। अपनी भाषा में ज्ञान, अपनी भाषा में प्रेम जो है, वही सिद्ध होता है, वही सफल होता है। हम जब किसी संकट में होते हैं तो अपनी भाषा बोलते हैं। इसी तरह से जो ज्ञान विज्ञान की भाषा है,
वो हमेशा अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। इसका एक उदाहरण आपको और दे सकता हूँ। आज से 50-60 वर्ष पहले बिहार सरकार ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए नेतरहाट विद्यालय की स्थापना की थी, जहां शिक्षा का माध्यम हिंदी था। एक समय था सारे प्रशासनाधिकारी, उच्च प्रशासनिक अधिकारी नेतरहाट विद्यालय के लोग बहुत संख्या में आते थे। दिल्ली में सरदार पटेल विद्यालय है, शिक्षा का प्रारंभिक माध्यम वहाँ हिंदी है, और आज उसकी रेटिंग जो है दिल्ली में विद्यालयों में सबसे ऊंची है। क्यों है ऐसा? वो तो हिंदी माध्यम विद्यालय है। क्योंकि विद्यार्थियों की जो नींव है अपनी भाषा में होती है तो मजबूत होती है। उनकी अंग्रेजी कमजोर नहीं है, लेकिन उनकी हिंदी भी मजबूत है और हिंदी के प्रति उनके मन में ग्लानि नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है राजीव जी, अपनी भाषा का सम्मान करना हमको आना चाहिए। कोई भी भाषा अभिव्यक्ति में कभी कमजोर नहीं होती। लेकिन भारत में आपने 1652 भाषाएं हैं। आपने विदेश में भी पढ़ाया। भाषाओं में कोई भाषा कमजोर नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अपने भावों की अभिव्यक्त करने की। लेकिन आपने विदेशों में भी पढ़ाया और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया। आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक को बाकी के जो भाषाओं के हैं प्राध्यापक या बाकी के जो बुद्धिजीवी हैं, वो किस नजर से देखते हैं? क्या वो बराबर का सम्मान या दर्जा मिला हुआ है? राजीव जी, आपने बड़ा संवेदनात्मक सच्चा प्रश्न हृदय से पूछा है। हाँ। जब मैं हिंदी पढ़ता था प्रयाग में तो हिंदी स्वाभिमान की भाषा थी जी। आज जब जिनको मैं हिंदी पढ़ाता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो बेबसी की भाषा है। जी। जो विद्यार्थी और विषयों में प्रवेश नहीं ले पाते वो आज हिंदी में आते हैं। वो हिंदी में आते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। संस्कृत में तो आते उनका हैं। मन हिंदी में नहीं है ना, उनकी मजबूरी है। और मजबूरी। हमारे समय में जो विद्यार्थी अन्य विषयों में जा सकते थे, टॉप करते थे, वो आकर हिंदी पढ़ते थे स्वाभिमान के लिए। बिल्कुल ठीक एक है। नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण जो आपको दे सकता हूँ। बिल्कुल ठीक और कह रहे हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप देखें जिन्होंने हिंदी पढ़ी है वो किस स्टेचर के व्यक्ति हैं वो। मैं लेकिन आपको अपना उदाहरण देता हूँ अपने परिवार का। मेरे भाई थे डॉक्टर मिथिलेश कांति। उन्होंने बीएससी किया, एलएलबी किया, एलएलएम उन्होंने प्रथम श्रेणी में रहकर किया, प्रथम वर्ष। और उसके बाद वो हिंदी में आए क्योंकि उनके जो गुरु थे माता प्रसाद गुप्त, उन्होंने कहा कि तुम अपनी भाषा में क्यों नहीं करते। और जिन्होंने हिंदी कभी नहीं पढ़ी थी उन्होंने हिंदी में आकर प्रथम श्रेणी में प्रथम रहे, टॉप किया। अच्छा। डॉक्टर नगेंद्र ने अंग्रेजी के व्यक्ति थे और हिंदी में उन्होंने डिलीट की। और उनकी क्या प्रतिभा थी। रामविलास शर्मा, हरवंश राय बच्चन, ये सब अंग्रेजी के थे, लेकिन हिंदी का उनका ज्ञान अद्भुत था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रामविलास शर्मा का नाम हिंदी में हुआ। फिर गोरखपुरी का नाम, वो मेरे गुरु थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे। अच्छा। लेकिन उनका नाम जो था वो उर्दू से हुआ। हरवंश राय बच्चन अंग्रेजी के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, नाम उनका मधुशाला से हुआ। जी। जो लोग अंग्रेजी से आए नाम उनका हिंदी में हुआ क्योंकि हिंदी पर उनका अधिकार था। हाँ, अधिकार था, मातृभाषा थी, है ना। मातृभाषा थी। और एक और सवाल है यहाँ पर। जो एक्सेल कर सकता है वो अपनी मातृभाषा में कर सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपको यहाँ पे और देना चाहूंगा। हाँ जी। फिजी के प्रोफेसर सुब्रमणी, अंग्रेजी के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक में, उनका बहुत नाम बहुत काम फिजी में सब लोग जानते हैं। उनको एक समय ये अनुभव हुआ कि अंग्रेजी में इतना लिखने के बाद भी मुझे आत्मसंतोष नहीं होता जी। उन्होंने अपनी भाषा में लिखना शुरू किया, फिजी हिंदी में। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझसे कहा
कि विमलेश जी, आपकी हिंदी मेरी हिंदी नहीं है, लेकिन जो मेरी हिंदी है उसमें मैं सबसे अच्छा लिख सकता हूँ। तो अब मैं अंग्रेजी छोड़कर फिजी हिंदी में लिखूंगा। और फिजी हिंदी में जो उन्होंने पुस्तकें लिखी, दो उन्होंने उपन्यास लिखे, एक 600 पेज का, एक 1100 पेज का, फिजी हिंदी में। और उससे उनकी लोकप्रियता 10 गुनी बढ़ गई। स्वदेश में भी और विदेश में भी भारत सरकार ने उनको सम्मान दिया, पुरस्कार दिया। क्योंकि अपनी भाषा में जो लिख सकता है आदमी, विदेशी भाषा में लिखने की सोच ही नहीं सकता। जी बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी में कोई लिखे और उसकी मान्यता इंग्लैंड में हो, तब तो बात बड़ी बात है, और वहां ना हो तो किस काम की। कोई हिंदी में अंग्रेज लिखे, जब तक उसको हम यहाँ मान्यता न दें, वो मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है। मान्यता नहीं है। तो हिंदी में जो लिखता है उसको पता होता है वो क्या लिख रहा है, कैसा मेरे लिख रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल है मेरा। जी। आपने जैसे इतने बड़े बड़े उदाहरण दिए, और भारत का हिंदी का जो इतिहास है या लिटरेचर है वो इतना रिच है, इतना समृद्ध है, उसके बावजूद हिंदी आज एक दयनीय स्थिति में है। और बुद्धिजीवी कह लो, और साथ में जो अंग्रेजी के पक्षधर हैं उनकी बात को कह लो, या हमारी जो सरकारी स्ट्रक्चर है, ढांचा है, राजनीति है, पॉलिटिशियंस है, उनकी कार्यशैली को देखते हुए आज हालत ये हो गई कि साइंस हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ये यहाँ तक दिमाग में डाल दिया गया पूरे भारत के लोगों के, बच्चों के दिमाग में, कि ये हिंदी में पढ़ाई ही नहीं जा सकती। और आज की तारीख में हिंदी का जो लिटरेचर है वो पढ़ने वाले मेरे ख्याल से तो गिने चुने ही रह गए। इतने बड़े बड़े हस्ताक्षर रहे हैं इस देश में, लेकिन आज जो हालत है उसको देखते हुए आपको लगता है कि कभी हिंदी देश का गौरव बन पाएगी? राजीव जी, आपने जो बात कही ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है कि देश जो है वो बदल रहा है। देश ये समझ रहा है कि मातृभाषाओं का महत्व क्या होता है, मातृभाषाओं में जो शिक्षा दी जाती है उसका स्तर क्या होता है। और इधर जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में और अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, मैं देख रहा हूं कि गृह मंत्रालय का अब स्वरूप बदल रहा है। नहीं नहीं सर, सर बुरा मत मानिएगा। मेरा सवाल ये, आप तो शिक्षक रहे हैं पूरी जिंदगी, ठीक है, आपने 50 साल से ज्यादा पढ़ाया। मेरा तो सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये जो आप कह रहे हो कि भारत बदल रहा है, देखिए, और आपने ये कहा कि जितनी शाखाएं उतने पेड़, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। आप ये बताइए, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कि जब तक जो बच्चा बड़ा नाजुक होता है, जिसको जो सिखाया जाए वो सीख जाता है, जब तक ये प्राइमरी स्तर पर इस चीज को नहीं शुरू किया जाएगा, आपको लगता है कि पेड़ का तना काटने से पेड़ की जड़ मजबूत हो जाएगी? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है, जब मैं कह रहा हूं कि देश बदल रहा है, जो नई शिक्षा नीति है उसमें मातृभाषा के महत्व को बड़ी जोरदार शब्दों में उसकी घोषणा की गई है, उस पर प्रयास किया जा रहा है। तो जब स्कूल में प्रारंभिक स्तर से मातृभाषा को पढ़ाया जाएगा, सम्मान मिलेगा, तो शिक्षा का जो स्वरूप है वो बदलेगा। उसकी लेकिन कोशिश की जा रही है। अभी लेकिन तक तो ये सर, बात। लेकिन सरकार की जो ये शिक्षा आप कह रहे हो बदलाव आ रहा है, ये तो हम्म, सरकारी स्कूलों में चलेगी ना। सवाल तो ये है कि हर बच्चा तो पब्लिक स्कूल में पढ़ने की कोशिश करता है, हाँ, लेकिन वहां क्या एक होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक समय आएगा जब सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएंगे, जब सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएंगे और सरकार उस पर ध्यान देगी, तो जो पब्लिक स्कूल जो हैं उनका स्वरूप भी बदलेगा। जैसे यहाँ सरदार पटेल है, सरदार पटेल विद्यालय जो है उसके साथ कितने विद्यालय यहाँ पे हैं, लेकिन रैंकिंग में अभी भी सबसे ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? उसका ये एक बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है, एक बड़ा कारण है, कारक है कि मातृभाषा, ऐसा है राजीव जी कि मातृभाषा के ज्ञान के साथ मातृभाषा का सम्मान करना आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये हमको समझना चाहिए कि मातृभाषा जो है वो जहाँ काम की है वहाँ स्वाभिमान की भाषा भी है।
मैंने अनुभव किया है जब मैं कनाडा में था, और जो कनाडा है उसके दो भाग हैं, एक एक है इंग्लिश कनाडा और एक है फ्रेंच कनाडा। जी। फ्रेंच कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में मुझे बोलने के लिए बुलाया गया, वक्तव्य देने के लिए। वहां मैंने जाके देखा कि हर आदमी जो है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ जवाब ही नहीं देता, वो कहता है फ्रेंच को नहीं बोलते हैं। तो अपनी भाषा के प्रति स्वाभिमान सबसे जरूरी है। आज हिंदी जो है वो हीनता की भाषा बन गई है। सर दीनता की भाषा है। मैं हिंदी का आदमी। मैं आपसे एक सवाल यही करना चाहता हूं कि मैं जैसे अमेरिका में देखता हूं, अमेरिका में मेरे को 50% से ज्यादा भारतीय ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं और वो हिंदी में बात नहीं करते, और जबकि उनको हिंदी आती है। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं तुलना करता हूं वो भारतीय जो स्वतंत्रता के बाद गए अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जो विकसित देश थे, धन कमाने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, और एक वो हैं जो आज से 7 पीढ़ी पहले मॉरिशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, फिजी गए। जी, वो हिंदी बोलकर गौरव का अनुभव करते हैं। बिल्कुल उनकी करते हैं। 7वीं पीढ़ी है, हाँ, 7वीं पीढ़ी है। यहाँ कभी आए नहीं, लेकिन हिंदी को बचाना चाहते हैं। और जो यहाँ से गए पहली पीढ़ी के लोग, वो अंग्रेजी बोल सके इसमें गौरव का अनुभव करते हैं। गौरव का अनुभव करते हैं। हिंदी बोलने में हीनता का अनुभव करते हैं। अमेरिका जो है उसमें हर विश्वविद्यालय में हिंदी सिखाई जा रही है। आप मुझे ये बताएं, ऐसी उन्हें क्या आवश्यकता है हिंदी सिखाने की? इसलिए क्योंकि बात को समझे बिना वो हिंदी को समझे बिना बात को समझ नहीं सकते हो। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज जो है, जब शुरू हुआ, मैं वहाँ हिंदी पढ़ाने गया। भारत सरकार ने, डॉक्टर नगेंद्र ने मुझे भेजा। उस समय वो छोटी संस्था थी, आज वो बहुत बड़ी संस्था है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज। अमेरिका में इतने कोई भी ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ हिंदी नहीं पाई जाती। उनको क्या जरूरत पढ़ाने की हिंदी? जरा एक मिनट के लिए आप सोचें, उनको हिंदी से क्या लाभ है, क्यों पढ़ाते हैं? लाखों डॉलर वो हिंदी में खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे वो व्यक्ति तो नहीं है जो पैसे का अपव्यय करें, उसके पीछे कोई कारण होगा। क्योंकि भारत को समझना है तो हिंदी के बिना नहीं समझ सकते। बिल्कुल। जो भारतीय हैं, एक बात और ये भी हमें समझना चाहिए कि जो भारत के लोग अमेरिका में बसे हुए हैं, अमेरिका ही नहीं, कनाडा, इन सब देशों में रहा हूं, जहां जहां गए हैं भारतीय, वो अंग्रेजी बोल करके अपने को हायर पोजीशन पर उतारना चाहते हैं। जी हाँ, उनको हिंदी बोलने में एक हीन भावना ग्रस्त करती है। वो कहें कि मैं हिंदी बोलता हूँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो विविध भाषा भाषी भारतीय हैं, जब मोदी जी वहां जाते हैं तो मन की बात वो हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। और सर एक और बात में है, नहीं कहते, अंग्रेजी में नहीं कहते। नहीं सर, एक और बात है, चीन कम्युनिस्ट देश है और वहां पर कोई फ्रीडम नहीं है। और मैंने ये सुना है कि चीन चूंकि इंडस्ट्रियल है और पूरी दुनिया में उसका बनाया सामान जाता है, तो जहां पर वो जो उनके इंडस्ट्रियल एरियाज में जहां पर ज्यादा सामान भारत की मार्केट के लिए बनता है, तो वो जितने भी वहां पर वो बेचने वाले हैं, उन्होंने हिंदी को सीख लिया और अपने नाम भी हिंदुस्तानी रख लिए हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि बिना हिंदी के भारत में व्यापार नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा कोई अगर अभिनेता है, जब तक वो बॉलीवुड में नहीं जाएगा, वो अच्छा एक्टर नहीं बनेगा, लोकप्रिय नहीं बनेगा। कोई भी संगीतज्ञ हो, किसी भी भाषा में गाए, जब तक वो तुलसी और सूर के भजन नहीं गाएगा, वो देशव्यापी नहीं हो सकता। कोई भी लेखक हो, जब तक उसकी पुस्तक हिंदी में अनुदित नहीं होगी, वो देशव्यापी लेखक नहीं बन सकता। कोई भी राजनीतिज्ञ हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, जब तक वो हिंदी में नहीं बोलेगा, उसका दबदबा भारत में नहीं हो सकता। नहीं बन इसीलिए तो हिंदीतर प्रधानमंत्री जो हैं, सब हिंदी में बहुत जोरदार भाषण देने वाले हैं, अच्छा भाषण देने वाले हैं। उनकी हिंदी बहुत सुधरी हुई है। मोदी जी की हिंदी कम है, नेहरू जी की हिंदी अच्छी थी। अटल बिहारी, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री भारत का है जो हिंदी नहीं बोलता और प्रधानमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण रहा हो? कोई नहीं हो सकता।
इस चलिए, देश में व्यापार करना है, मनोरंजन के लिए काम करना है, लोकप्रियता लेखक को प्राप्त करनी है, बड़ा राजनीतिक बनना है, तो हिंदी के बिना वो नहीं हो सकता। चलिए, ठीक है डॉक्टर साहब। एक्चुअली क्या है कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपसे बात करने के बाद समय ऐसे भाग रहा है जैसे आकाश में चील भागती है। क्योंकि तो हिंदी की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो हम ये लोग अपनी बात कर रहे हैं, अब ये मन की हमारा बात। कार्यक्रम का तो समय पूरा हो गया है। और कोई बात नहीं। आपने जो भारत की हिंदी को लेकर जो विचार व्यक्त किए हैं, मुझे लगता है कि ये शायद आगे तक आवाज जाएगी और इसके ऊपर गहन मंथन होगा। हम इस बात की उम्मीद करते हैं। और आप जो है आप जो है देश की आत्मा को देश तक पहुंचाएंगे। जी, जी, बिल्कुल पहुंचाएंगे। और डॉक्टर आपके साहब, हम्म, हम आगे भी आपसे अभी चर्चाएं जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि अभी मेरे को कई ये बहुत एपिसोड बनाने लंबी हैं, यात्रा है। क्योंकि अभी असली जो मेरा मुद्दा था कि वही तो विषय पर आएंगे हम लोग। विदेशों में आपने हिंदी को किस तरीके से प्रेम की भाषा बनाया, वो अनुभव लेने हैं मुझे। मैं आपसे एक बार जल्दी फिर संपर्क करूंगा और हम फिर एक बार जरूर नए जरूर, सिरे से बैठेंगे। क्योंकि विदेश में इतने देशों में रहा हूँ, सबकी सबकी धुरी जो है वो हिंदी है, जी, तो वो हमको समझना है कैसे नहीं है। नहीं, मैं जल्दी आपसे दोबारा संपर्क करूंगा और हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।